हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द फेस बीनीथ द पिलो। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये भी टाइगर्स फॉर डिनर की अगली स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फेस बीनीथ द पिलो। एक दिन मैंने महमूद से कहा कि जंगल तो खतरों से भरा होता है महमूद, तुम्हें तो घर में बहुत सुरक्षा महसूस होती होगी। हाँ, खाना पकाना तो काफ़ी अच्छा ही होता है बाबा, पर पता नहीं घर के अंदर भी कोई कितना सुरक्षित और महफूज है। हाँ, ये बात तो है, जानवर घर के अंदर नहीं आ सकते, ये बात सही है। पर भूत और पिशाच कुछ कमरों में थे, यह तो पक्का है। मेरे कमरे को बदल लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता रहा कि कोई ना कोई मेरे पीछे है। पता नहीं बाबा, मुझे ये सब आपको बताना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि आप अपने छोटे से कमरे में पता नहीं रात में क्या क्या सोचने लगो। महमूद, मैं प्रेत पिशाचों से बिल्कुल नहीं डरता। हाँ बाबा, क्योंकि अभी तक आपने कोई देखा नहीं है। पर मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वो एक प्रेत था या फिर कुछ और। मैंने साफ तौर पर तो कुछ देखा नहीं, पर मैं बहुत ज़्यादा डरा भी नहीं था। पर ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं तो डरा ही देती हैं। तुम किसी प्रेत का एहसास नहीं कर सकते महमूद, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं इन चीज़ों को मानता। पर बाबा, मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये उस रात की बात है जब मैं कारपेट साहिब के जंगल के बीचों बीच बने घर पर था। वो एक बड़ा घर था जिसमें काफ़ी कमरे थे, और कारपेट साहब ने मुझे अपना एक कमरा दे दिया था सोने के लिए। पर जंगल के बीचों बीच होने की वजह से यहाँ कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी। हम कैरोसिन लैंप और मोमबत्ती का ही इस्तेमाल करते थे। मैं अपनी खुद की रज़ाई और कंबल साथ लाया था, मगर वह बिस्तर और उसके ऊपर का तकिया बेहद अजीब था। वो ज़्यादा तकिया ना होकर एक रुई का बना कपड़े का एक पुराना सा तकिया था, बहुत सख्त और गांठों से भरा। वो मेरी कारपेट साहब के घर में पहली रात थी, और मैं बेहद असहज महसूस कर रहा था उस बिस्तर पर। और इतनी देर में मोमबत्ती भी बुझ गई। मैं अभी भी जागा हुआ था। मैं अंधेरे की वजह से बहुत कम देख पा रहा था। बस एक हल्की मध्यम रोशनी, वो भी चांद की, उस छोटी खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। मैं एक गहरी नींद में डूब चुका था। तभी मेरे पीछे से एक अजीब गुर्राने की आवाज़ आई, और एक ऐसी आवाज़ जैसे कोई दर्द से करहा रहा हो। पर मेरे आश्चर्य के लिए मेरे बिस्तर में और उसके नीचे कोई भी नहीं था। न जाने ये भयानक गुर्राहट मुझे कहाँ से आई थी। कुछ देर के लिए वह गुर्राहट रुकी और मुझे गहरी नींद भी आ गई। जैसे ही मैं गहरी नींद में सोया, बस फिर से वह गुर्राहट शुरू हो गई। मुझे ये पता चला कि ये गुर्राहट मेरे तकिए के नीचे से आ रही था, पीछे से नहीं। मैं सीधे हाथ की ओर लेटा और धीरे से अपना हाथ तकिए के नीचे डाला, तो एक बहुत भयानक एहसास मेरे हाथ पर हुआ। एक घने बालों से भरा चेहरा, बड़ा खुला हुआ मुंह, आंखों की जगह गहरे गड्ढे। वह किसी इंसान का चेहरा नहीं था, पर एक राक्षस का था, जिसे मेरा हाथ महसूस कर पा रहा था। अब मैंने अपना हाथ निकालने की कोशिश की, पर मेरे आश्चर्य के लिए उस भयानक चेहरे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बड़े और भयानक दांतों ने मेरे हाथ को काटने की कोशिश की। उसके दांत तलवार जैसे पैने लगे। इससे पहले वो चीज़ कुछ करती, मैं चिल्ला उठा। मेरी चीख पुकार सुनते ही कारपेट साहब और उनकी बहन और अन्य नौकर उनके साथ मेरे कमरे में दौड़े आए, लैंप, टॉर्चेस और अन्य चीज़ों के साथ। उनके आते ही उस चीज़ ने मेरा हाथ तुरंत छोड़ दिया। मैं उन लोगों को अब देखकर चिल्लाया, तकिए के नीचे, तकिए के नीचे देखो। उन सब लोगों ने तकिए के नीचे अच्छी तरह से देखा, पर तकिए के नीचे कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी उंगलियां उन्हें दिखाईं जो खून से लथपथ थीं।
कारपेट साहब की बहन ने बोला, तुम्हें किसी चूहे ने काट लिया है, बस, और कुछ नहीं है। पर उनके चेहरे से मुझे लगा कि उन्हें मालूम था कि मुझे किसने घायल किया है। फिर उन लोगों ने मुझे एक दूसरा कमरा दे दिया सोने के लिए, ताकि मैं रात में आराम से सो सकूं। मैंने तपाक से पूछा, महमूद, क्या फिर सब ठीक हो गया था? हाँ बाबा, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही। मैंने फिर से अपना हाथ तकिए के नीचे डाला। वो चेहरा फिर वहीं था। इस बार पूरा चेहरा नहीं, बस कुछ मुलायम और अजीब सा। मुझे लगा कि मेरे तकिए के नीचे कोई छोटा मेंढक जैसा जीव है। इस अजीब एहसास के साथ मैं उठा, अपने लालटेन को जलाया और जल्दी से अपने तकिए के नीचे देखा। मैंने तपाक से पूछा, बताओ बताओ महमूद, क्या देखा तुमने? जल्दी बताओ। बताता हूँ बाबा। वो एक इंसानी आंख थी जो किसी के शरीर से निकली हुई लग रही थी। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो मुझे ही टकटकी बांध कर देख रही थी। एक आंख, सिर्फ एक आंख। अति भयानक दृश्य था वो। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उस आंख को अपने हाथ से उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। मैंने आंख के साथ साथ उस तकिए को भी खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे लगता है बाबा कि उस तकिए में कुछ था, कुछ भयानक और जानलेवा। तो महमूद, तुम ये कहना चाहते हो ये सब उस कमरे की वजह से नहीं, उस तकिए की वजह से था? हाँ बाबा, ये सही बात है। सब गड़बड़ उस तकिए के अंदर थी। फिर क्या हुआ महमूद, बताओ ज़रा। फिर क्या था बाबा, मैं अगले ही दिन दूर बाजार जाकर एक नया तकिया ले आया। बस उसी रात से मैं उस जंगल वाले कारपेट साहब के घर में बेहद आराम से सोया। और फिर मैंने कभी किसी अनजान तकिए का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा कोई तकिया जिसे कभी किसी ने इस्तेमाल किया हो या उस पर कुछ ऐसा ख़राब कोई हादसा हुआ हो। बाबा, बहुत बुरी बुरी चीज़ें तकियों के साथ होती हैं। हो सकता है शायद किसी ने उस तकिए से किसी का दम घोंटकर उसकी जान ली हो, या फिर कुछ और, ये कौन जाने। तो याद रखिए बाबा, जब आप अगले महीने स्कूल जाएं तो किसी का भी तकिया इस्तेमाल ना करें। महमूद की ये सारी कहानी सुनने के बाद मैं हर बार सतर्क रहता कि मैं अपना खुद का तकिया ही इस्तेमाल करूं। अब भी कई सालों बाद मैं जहां जाता हूं अपना खुद का तकिया ही साथ ले जाता हूं। कहीं भी किसी और जगह का या किसी होटल के अंदर का तकिया भी इस्तेमाल नहीं करता। पता नहीं किसी तकिए के नीचे कौन सी भयानक चीज़ आपका इंतज़ार कर रही हो। बस यही सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है और अब मैं पूरी तरह से सतर्क रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी द फेस बीनीथ द पिलो। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये स्टोरी भी टाइगर्स फॉर डिनर सीरीज़ की अगली स्टोरी थी। इसे भी लिखा गया है सर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल पर बने रहने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आप सब फ्रेंड्स से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।